indigenous people, we're gonna fuck you up! Càng vay hay càng vay? तो अभी जो आपने ये खौफनाक दृश्य देखे हैं, ये कहीं और के नहीं बल्कि हमारे भारत देश के मणिपुर राज्य के दृश्य हैं। कुछ दिन पहले 3 मई को बुधवार के दिन ये खबर आई कि मणिपुर के कई जिलों में हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं, जहां लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, घरों को, दुकानों को जलाया जा रहा है। पर इसके पीछे का कारण क्या है, इन सब की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है 27 अप्रैल के दिन, जब एक ट्राइबल पॉपुलेशन के ग्रुप ने 12 घंटे के लिए मणिपुर के कुछ इलाकों को शटडाउन करने का ऐलान किया। वो ट्राइबल ग्रुप इस शटडाउन से मणिपुर सरकार को ये संकेत देना चाहते थे कि वो सभी लोग मणिपुर सरकार की योजनाओं से खुश नहीं हैं, खासकर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट से संबंधित योजनाओं से खुश नहीं हैं। 28 अप्रैल को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट चूराचंदपुर में एक ओपन जिम के उद्घाटन में आना था, लेकिन 27 अप्रैल को ही मणिपुर के कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन ने वहां उस ओपन जिम में आग लगा दी। राज्य के मुख्यमंत्री पर इस हमले को देखते हुए 28 अप्रैल को मणिपुर सरकार ने पूरे मणिपुर राज्य में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 144 धारा लागू कर दी, जिसके अनुसार 4 या उससे अधिक लोगों का साथ में सड़कों पर चलना रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। साथ ही साथ 5 दिनों के लिए पूरे मणिपुर राज्य में ब्रॉडबैंड सुविधाओं को छोड़कर बाकी सभी इंटरनेट सुविधाओं को शट डाउन कर दिया गया। 3 मई के दिन मणिपुर में सैकड़ों लोग मणिपुर के उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ सड़कों पर निकले। कहा जाता है कि उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो एक ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप के मेंबर थे, जिन्होंने हिंसात्मक गतिविधियों की शुरुआत की, पर इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। 4 मई को मणिपुर की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मणिपुर राज्य में हो रहे हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए आर्मी और सीआरपीएफ को मणिपुर में डिप्लॉय करने की डिमांड की। साथ ही साथ मणिपुर सरकार ने राज्य में वायलेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शूट एंड साइट के ऑर्डर इशू कर दिए। मणिपुर गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह ने यह कंफर्म किया है कि आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों ने 9000 से ज़्यादा लोगों को मणिपुर में अब तक रेस्क्यू किया है। मणिपुर में इस वायलेंट अनरेस्ट के चलते हुए अब तक 71 हत्याएं हो चुकी हैं, 230 से ज़्यादा लोग घायल हैं और लगभग 1800 घरों को आग में जलाया जा चुका है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इन सब हिंसात्मक गतिविधियों का मूल कारण क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आसान भाषा में मणिपुर के इस गुत्थी के बारे में आपको समझाऊं तो मैं आपको एक कहानी का रेफरेंस लेकर समझाना चाहता हूं, जिससे आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक परिवार है जिसमें एक दादाजी हैं, एक पिता हैं और उनके 3 बच्चे, 2 लड़के और एक लड़की। दादाजी का नाम है भारत, पिता का नाम है मणिपुर और बच्चों में से लड़कों का नाम है नागा और कुकी और लड़की का नाम है मीति। दोस्तों, किसी भी परिवार के समझदार बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर उनमें भेदभाव नहीं करते। वो अपने बच्चों को समान दृष्टि से देखते हैं, अपने बच्चों को समय के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देते हैं। पर अगर कोई बच्चा कमजोर हो तो वही समझदार बड़े बुजुर्ग उस बच्चे को विशेष सुविधाएं देते हैं, जिससे वो कमजोर बच्चा बाकी बच्चों की बराबरी कर सके, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उसी प्रकार इस परिवार में दादाजी अर्थात भारत और पिता अर्थात मणिपुर अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों, इस परिवार में जो 2 लड़के हैं नागा और कुकी, इनको बहुत समय से जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही थी, पर इन दोनों लड़कों ने उस सुविधा को आराम का अवसर बना लिया। परिवार की बेटी अर्थात मीति ने जब अपने पिता मणिपुर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की, तब परिवार के दोनों लड़के नागा और कुकी अपनी बहन मीति से काफी नाराज हो गए, क्योंकि नागा और कुकी को ये अच्छे से पता था कि अगर पिता ने मीति को आगे बढ़ने का अवसर दिया तो मीति उन दोनों से जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। यही डर आज उस परिवार को जला रहा है। दोस्तों, इस कहानी का रेफरेंस लेते हुए अब हम समझेंगे कि मणिपुर में एक्चुअली में चल क्या रहा है। लेकिन किसी भी मुद्दे को समझने से पहले हमें उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है, जिससे हम उस मुद्दे को समझने में कोई गलती ना करें। दोस्तों, मणिपुर राज्य आदिवासियों और जनजातीय निवासियों से भरा हुआ राज्य है, जहां मुख्य प्रकार से 3 जातीय समूह निवास करते हैं, नागा, कुकी और मीति, जिसमें से नागा और कुकी को
भारतीय संविधान के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जिससे वो सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, फिर वो चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या फिर फ्री एजुकेशन। इसी के विपरीत मीती कम्युनिटी की जनसंख्या को सरकार की विशेष सुविधाओं से दूर रखा गया, क्योंकि मणिपुर के लोगों का ऐसा मानना है कि मीती की पॉपुलेशन कुकी और नागा ट्राइबल पॉपुलेशन से सोशली एंड एजुकेशनली काफी ज्यादा फॉरवर्ड है। लेकिन कई वर्षों से एक समूह को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखना, उस समूह के लोगों को आगे न बढ़ने देना मणिपुर की आर्थिक तरक्की में बाधा बनता जा रहा था। इसीलिए मणिपुर के उच्च न्यायालय ने मणिपुर की सरकार को यह आदेश दिया कि मणिपुर की सरकार मीती पॉपुलेशन को भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करे। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद नागा और कुकी ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा नाराज हो गए और 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहने को तो इस प्रदर्शन का मूल आधार ये बताया जाता है कि मीती पॉपुलेशन को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने से नागा और कुकी ट्राइबल पॉपुलेशन को सरकारी योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी बांटनी होगी। और दोस्तों, सच्चाई इससे काफी ज्यादा अलग है। इस सच्चाई को जानने के लिए मैं आपको मणिपुर के डेमोग्राफिक डिविडेंड और गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों, मणिपुर स्टेट की टोपोग्राफी, वहाँ की स्थलाकृति कुछ ऐसी है कि वहाँ की 90% भूमि पहाड़ी क्षेत्र में आती है और बची हुई 10% घाटीय क्षेत्र में। सरप्राइजिंग बात यह है कि उस 90% पहाड़ी क्षेत्र में राज्य की 35% आबादी निवास करती है और बचे हुए 10% घाटी क्षेत्र में राज्य की 65% आबादी। पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई 35% आबादी सिर्फ और सिर्फ नागा और कुकी ट्राइबल पॉपुलेशन की है और घाटी क्षेत्र में 65% आबादी नागा, कुकी, मीती इन सब से मिलकर बनी है। भारतीय संविधान के 5वें शेड्यूल के अंतर्गत मणिपुर की ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे नागा और कुकी, इन दोनों को ये लिबर्टी दी गई है कि ये दोनों जनजातीय समूह के लोग पूरे मणिपुर में कहीं पर भी लैंड परचेज कर सकते हैं। पर इसके विपरीत मीती समूह के लोग जो नॉन ट्राइबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ घाटी क्षेत्र में ही लैंड खरीद सकते हैं, जो पूरे मणिपुर राज्य के क्षेत्रफल का सिर्फ 10% भाग है। मीती कम्युनिटी के लोगों का पहाड़ी क्षेत्र में लैंड परचेज करना बहुत समय से रेस्ट्रिक्टेड है, जिसके कारण मणिपुर के घाटी क्षेत्र में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। इसीलिए मणिपुर के उच्च न्यायालय ने मणिपुर सरकार से ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मीती कम्युनिटी की जनसंख्या को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की बात कही है, ताकि मीती कम्युनिटी के लोग भी पहाड़ी क्षेत्र में लैंड परचेज कर सकें, जिससे मणिपुर का नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब न हो। साथ ही साथ मीती कम्युनिटी के लोगों को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले, जो नागा और कुकी ट्राइबल पॉपुलेशन को मंजूर नहीं। क्योंकि जैसे ही मीती को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलेगा, वैसे ही नागा और कुकी ट्राइबल पॉपुलेशन का पहाड़ी क्षेत्र में डोमिनेंस खत्म होने लगेगा। आपको क्या लगता है, मणिपुर में हिंसात्मक गतिविधियां सिर्फ सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी बांटने की वजह से हो रही हैं? अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचें तो आप पाएंगे कि ये सारा का सारा मामला जमीन पर आधिपत्य का है, लैंड डोमिनेंस का है, और धीरे धीरे ये लैंड डोमिनेंस सेपरेट स्टेटहुड की मांग करने में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोग इसे रिलीजन से भी जोड़ेंगे, क्योंकि नागा और कुकी मोस्टली क्रिश्चियंस हैं और मीती हिंदूज। पर मैं तो यही कहूंगा कि ये सारा का सारा मामला लैंड डोमिनेंस का ही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस तर्क से कितना सहमत हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।